आज की इस वीडियो में हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को बातचीत के द्वारा, समझौते के द्वारा मुगल अधीनता में लाने का प्रयास किया था। कुछ दूत मंडल भेजे थे, जैसे जलाल खान कोलसी, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल के नेतृत्व में। उनके असफल होने के बाद में उसके साथ साथ जो पड़ोसी मारवाड़ के शासक चंद्रसेन को सिवाड़ा से निकालने के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही को अंजाम दिया। इसके तहत अकबर ने अपने सबसे विश्वस्त सेना नायकों में से एक, योग्य सेना नायकों में से एक आमेर के राजकुमार मानसिंह को सैन्य प्रस्थान किया महाराणा प्रताप के विरुद्ध। तो अब देख लेते हैं हल्दी घाटी के पूर्व का जो दौर है, ये यानी युद्ध से पूर्व की जो घटनाएं हैं। यानी 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह अजमेर से महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य प्रस्थान करते हैं अकबर की आज्ञानुसार। उसके बाद में वो अपना पड़ाव मांडलगढ़ वाले इलाके में डाल लेते हैं। मांडलगढ़ में वो 2 महीने तक सेना सहित वहीं रहते हैं। इसके पीछे विद्वानों ने अलग अलग मत बताए हैं कि वो 2 महीने तक क्यों रहे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मानसिंह का ये मानना था कि हो सकता है इस दौरान प्रताप अकबर की सेना की शक्ति को देख करके अधीनता स्वीकार भी कर सकता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसमें मानसिंह के पास पर्याप्त सेना नहीं थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस दौरान मानसिंह ये सोच रहा था कि प्रताप पहाड़ी इलाके को छोड़ करके मांडलगढ़ के ऊपर आक्रमण करे और उनको आसानी से इस मैदानी इलाके में परास्त किया जा सके। जबकि कुछ का मानना यह है कि मानसिंह इस दौरान प्रताप और मांडलगढ़ के बीच का जो इलाका था, यानी मुगल और मेवाड़ का जो इलाका था, वहाँ पर संचार व्यवस्था, रसद आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने में जुटा हुआ था, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद में मांडलगढ़ से मानसिंह गोकुंदा वाले इलाके में प्रस्थान करते हैं और वहां पर मोलेला नामक ग्राम में अपना पड़ाव डाल लेते हैं। तो मानसिंह ने यानी अजमेर से चले थे, अजमेर से मांडलगढ़ रहे और उसके बाद में पड़ाव कहाँ डाला? मोलेला। मोलेला गांव जो गोकुंदा के पास है, यहां पर अपना पड़ाव डाल दिया। किसने? मानसिंह ने। यह मानसिंह का पड़ाव है। कहां पर? मोलेला गांव में। उसके बाद में प्रताप ने भी मुगल सेना को आगे बढ़ती देख करके अपनी सैन्य व्यवस्था को अंतिम निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने के लिए पहाड़ी भागों से उतर के लोह सिंह नामक गांव में पड़ाव डाल दिया राजपूती सेना ने। लोह सिंह ये गांव का नाम है जहां पर प्रताप की सेना ने पड़ाव डाला, उसका नाम है लोह सिंह गांव, प्रताप। तो ये आमने सामने इस प्रकार से दोनों सेनाएं व्यवस्थित होगी। उसके बाद में प्रताप ने अपनी सेना की व्यवस्था के लिए उनको परंपरागत राजपूत तरीके से 4 भागों में बांट दिया। हरावल यानी आगे का भाग, फिर चंदावल, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व, 4 भागों में बांटा। और प्रताप की सेना का जो हरावल था वह हकीम खां सूर के नेतृत्व में, हकीम खां सूर यानी प्रताप की सेना के हरावल में कौन था? हकीम खां सूर था। इसके अलावा दूसरे विश्वस्त सामंत थे। इसके अलावा उसकी सेना में चंदावल के बाद में दक्षिण पार्श्व, वाम पार्श्व और केंद्रीय भाग में महाराणा प्रताप अपने सहयोगियों के साथ मौजूद थे। मानसिंह की सेना में भी इस प्रकार यानी एक से एक बढ़कर सेना नायक थे। इसमें आसफ खान, मेहतर खान, मुजाहिद खान, इसके अलावा जगन्नाथ कछुआ है, माधो सिंह जैसे सेना नायक अपने अपने सैनिकों के साथ मानसिंह का सहयोग देने के लिए मौजूद थे। तो इस प्रकार से ये प्रताप और मानसिंह की व्यूह रचना रही। उसके बाद में युद्ध का आरंभ। युद्ध का आरंभ की
तिथि को लेकर के इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। जैसे कि गोपीनाथ शर्मा नाम के इतिहासकार हैं, गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि युद्ध हुआ था 21 जून 1576 ईस्वी को आरंभ। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। दूसरे विद्वान हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। उनका मानना है कि युद्ध आरंभ हुआ 18 जून 1576। तो ये अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। तो युद्ध आरंभ किसके द्वारा किया गया, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध का श्री गणेश हकीम खां सूर के रावल दस्ते ने, यानी महाराणा प्रताप के जो रावल दस्ते के मुखिया थे हकीम खां सूर ने, उन्होंने आगे बढ़कर मुगल सेना के ऊपर भीषण प्रहार किया और राजपूतों के इस प्रहार से मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वो काफी पीछे तक हट गई। इसी दौरान इनके एक सेना नायक थे मानसिंह की सेना में, इनका नाम था मेहतर खां। मेहतर खां ने ये घोषणा करवाई कि बादशाह स्वयं आ गए हैं, इन बादशाह को अकबर आ गए हैं। तो इसे भागती हुई मुगल सेना के पैर थम गए और उन्होंने उन्हें जोर शोर के साथ राजपूतों के साथ युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में जब भीषण संघर्ष चल रहा था राजपूत और मुगल सेना में, तब प्रताप भी अपने घोड़े के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़े। मुगल सेना के सेनापति मानसिंह हाथी पर सवार थे। प्रताप के घोड़े ने मानसिंह के हाथी के सूंड के ऊपर अपने पैर जमा दिए। भाले से तीव्र प्रहार भी किया महाराणा प्रताप ने मानसिंह के ऊपर, परंतु मानसिंह ने औदे में झुक करके अपनी जान बचा ली। परंतु इस दौरान प्रताप के घोड़े के जो अगले पैर थे वो हाथी के दांतों से घायल हो गए। और ऐसी अवस्था में जब प्रताप को चारों ओर से मुगल सेना नायकों ने घेर लिया था, तब मेवाड़ के विश्वस्त राजपूतों ने घोड़े की लगाम को पकड़ करके युद्ध क्षेत्र में बाहर ले जाने लगे प्रताप को। और उसी दौरान युद्ध चलता रहे, इसके लिए सादड़ी के झाला बीजा, सादड़ी एक जगह है ये चित्तौड़गढ़ में, सादड़ी के झाला बीदा में, सादड़ी का कौन है, झाला बीदा है, उन्होंने प्रताप से राज चिन्ह लेकर के अपने ऊपर धारण कर लिया और युद्ध चलता रहा। प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर चले गए। उसके बाद में मुगलों और राजपूतों में कुछ समय तक युद्ध चला, परंतु क्योंकि आपको ये पता है कि मुगल सेना राजपूत सेना से संख्या में भी ज़्यादा थी, उनके हथियार यानी तोपें आदि से लैस थी, राजपूत सेना में इनका सर्वथा अभाव था, इसलिए वो लंबे समय तक नहीं लड़ पाए। और झालाबीडा के नेतृत्व में जब प्रमुख राजपूत योद्धा मारे गए, उसके बाद में राजपूत सेना ने बची हुई थी जो उसने युद्ध क्षेत्र से पलायन कर दिया। दूसरी ओर प्रताप घायल होकर के घोड़े सहित आगे की ओर बढ़ा और जब वो बलीचा के पास पहुंचा, एक जगह का नाम है बलीचा, वहां पर घोड़े ने अपनी अंतिम सांस ली। उन प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक और वहीं पर इनकी एक समाधि बनाई गई है बलीचा में, किनकी, चेतक की यानी घोड़े की। तो इस प्रकार से हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में सैनिक दृष्टि से मुगल सेना की या मानसिंह की विजय हुई, परंतु राजपूतों ने इस युद्ध में भीषण शक्ति का, शौर्य का, साहस का परिचय दिया। इस युद्ध के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। जैसे कर्नल टोड ने इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को, कर्नल टोड ने कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। उसके बाद में अबुल फजल, जो कि अकबर के प्रमुख दरबारी साहित्यकारों में से, इतिहासकारों में से एक थे, अबुल फजल ने इसको कहा है खमनोर का युद्ध।
कन्नौज का युद्ध कहा है, इन स्थल आदि के ऊपर ये नाम। उसके बाद बदायूं भी जो उस युद्ध में यानी प्रत्यक्ष मौजूद थे, उन्होंने इसको गोकुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बदायूं ने कहा कि ये गोकुंदा का युद्ध था, अबुल फजल ने कहा ये कन्नौज का युद्ध था। और इस युद्ध में राजपूत सेना ने जिस पराक्रम के साथ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया मुगल सेना से, उससे अभिभूत होकर गए कर्नल टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली का। ये प्रश्न पूछ लेते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इस प्रकार से ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब ये देख लेते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। परिणाम की चर्चा की जाए तो जैसा कि आपको विदित है ही, सैनिक की दृष्टि से मानसिंह की विजय हुई है, यूं कह सकते हैं कि मुगल सेना की विजय भी। हल्दी युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम, तो सैनिक दृष्टि से मानसिंह विजय रहा और राजपूत सेना की इसमें हार हुई। परंतु अकबर ने मानसिंह को जो दायित्व सौंपा था कि प्रताप को जिंदा या मुर्दा बंदी बना करके लाया जाना, उस उद्देश्य में मानसिंह कामयाब नहीं हुआ। इसके साथ साथ उनको कोई प्रादेशिक लाभ भी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मुगल सेना ने प्रस्थान किया, मेवाड़ क्षेत्र से निकले, वैसे ही प्रताप के छापामार दस्तों ने जो पीछे मुगल दस्ते रह गए थे व्यवस्था के लिए, उनको वहां से खदेड़ करके पुनः मेवाड़ के उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी न तो प्रताप को द्वित या मृत बंदी बना पाए और न ही कोई प्रादेशिक लाभ उनको मिल पाया। खाली उस युद्ध में सैनिक विजय के अलावा मुगलों को या मानसिंह को कोई लाभ नहीं हुआ। नैतिक दृष्टि से उनकी ये पूरी तरह से हार साबित हुई। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये चर्चा कर लेते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को इस सैनिक पराजय का सामना क्यों करना पड़ा। तो पराजय के कारण देख लेते हैं, प्रताप की पराजय के कारण। इस युद्ध में प्रताप को राजपूत सेना नायकों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय भीलों ने बड़ी मदद की थी, यानी आदिवासी लोगों ने बड़ी मदद की थी। और इन भीलों के सहयोग का ही परिणाम है कि जो राजपूतों का राज्य चिन्ह है, उसमें एक तरफ राजपूत योद्धा के साथ भील योद्धा को भी दिखाया गया है, जो ये साबित करता है कि इन भीलों के साहस और पराक्रम ने मेवाड़ की स्वतंत्रता और असीमता को बनाए रखने में कितना योगदान दिया होगा। फिर भी राजपूतों की इस युद्ध में हार हुई। इन हार के कारणों के बारे में चर्चा करें तो सबसे प्रमुख कारण ये आ जाएगा कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में भी परंपरागत युद्ध शैली का ही आश्रय लिया, यानी राजपूतों की परंपरागत युद्ध शैली। प्रताप ने किस शैली का अनुसरण किया? परंपरागत युद्ध शैली का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी सेना में वो परिवर्तन नहीं किए, उन अस्त्र शस्त्रों से लैस नहीं किया जो कि मुगलों का मुकाबला कर सके। उसके बाद में एक कारण ये, उसके बाद में राजपूत सेना में समन्वय का भाव, जो कि हमने खानवा के युद्ध में सांगा की सेना में भी देखा था। अब यहाँ पर भी क्या था, महाराणा प्रताप की मदद के लिए कुछ अलग अलग सामंत आए थे, सहयोगी सामंत आए थे, कुछ ग्वालियर से भी आए थे, कुछ जालौर से भी आए थे। तो इससे क्या हुआ, वो सेना तो बन गई, लेकिन उनमें वो संगठन, वो तारतम्य, वो समन्वय नहीं था, जिसकी वजह से वो मुगलों के साथ एक होकर के मुकाबला कर सके, उनके विरुद्ध पूर्ण ताकत के साथ अपने आप को झोंक सके। उसके बाद में तीसरा जो कारण है कि प्राथमिक विजय के बाद, या यूं कहें कि प्रथम आक्रमण से, भीम खां सूर से मुगल सेना के पैर उखड़ गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, प्रताप ने आमने सामने के युद्ध को आरंभ कर दिया। और आमने सामने के युद्ध में क्या था, मुगल सेना काफी पारंगत थी और उस युद्ध में निश्चित रूप से राजपूतों को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी आमने सामने का युद्ध करना प्रताप द्वारा आमने सामने या प्रत्यक्ष, आमने सामने
का युद्ध लड़ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक रहा जिसकी वजह से प्रताप को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। यदि वो छापामार युद्ध पद्धति द्वारा ही आगे बढ़ते, यानी प्रथम प्रहार के बाद में वापस पुनः पहाड़ों में घात लगाकर पुनः प्रहार करते या दर्रा इलाकों में घेर करके उनके ऊपर आक्रमण करते मुगलों के ऊपर, तो कन्फर्म था कि इसमें मुगलों की हार होती, मान सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन प्रताप ने प्रथम विजय के बाद में उस प्रणाली को त्याग दिया था। हमारी प्रणाली के स्थान पर उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध को आगे बढ़ाया। उसके बाद में चौथा है प्रताप द्वारा अपने आप को यानी स्वयं को युद्ध में झोंकना। प्रताप द्वारा स्वयं को युद्ध में झोंकना भी एक कारण था, क्योंकि कोई भी सेनापति अंतिम समय तक विपक्षी सेना का मुकाबला करे, धैर्य के साथ हर चीज का विश्लेषण करे और अपने आप को बचाए रखते हुए अपनी सेना का संपूर्ण तारतम्य के साथ संचालन करे, ये एक अच्छे सेनापति की विशेषताएं होती हैं। परंतु यहाँ पर प्रताप ने देखा कि वो पिछड़ रहे हैं, तब उन्होंने अपने आप को युद्ध में झोंक दिया और उसके बाद में संपूर्ण मुगल सेना की एकमात्र केंद्र बन गया प्रताप। और प्रताप को जब खतरा यानी युद्ध में चारों से मुगलों ने घेर लिया, तब राजपूतों ने सोचा कि यहाँ पर प्रताप की जान को हानि है, तब उन्होंने उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर भेज दिया। तो इससे क्या था, राजपूतों का मनोबल डाउन हो गया, कमजोर हो गया और मुगल सेना का साहस बढ़ गया। तो ये भी कारण था कि प्रताप को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए था, उनको दूर रहते हुए सेना का संचालन करना चाहिए। उसके बाद में रक्षित सेना का नहीं होना। रक्षित सेना का नहीं होना यानी मुगल सेना की सबसे जो खास विशेषता ये थी कि उनकी परंपरागत युद्ध शैली के स्थान पर उन्होंने वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली को आजमाया था। इसके साथ साथ वो प्रत्येक युद्ध में रक्षित सेना को हमेशा ही सुरक्षित रखते थे, जबकि राजपूतों की सेना में इसका सर्वथा भाव था। जब युद्ध के 2-4 घंटे हो जाते थे, राजपूत सेना थक गई थी, तब ये रक्षित सेना अचानक से तेज वेग के साथ प्रहार करती और विपक्षी सेना के छक्के छुड़ा देती। तो राजपूतों के पास इस रक्षित दस्ते के नहीं होने की वजह से भी इनको बार बार पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये कुछ कारण जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। अगले वीडियो में हम देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने कौन सी नीति का अवलंबन किया, पुनः अपने खोए क्षेत्रों को किस प्रकार अजीकृत किया।